ऐसा भी है कि थोड़ा कम टैलेंटेड वाला बच्चा अंदर है और ज्यादा टैलेंटेड बाहर है, कुछ कह ही नहीं सकते। यू आर नॉट श्योर कि किसकी नौकरी लग जाएगी। इनका कभी तो हो जाएगा। इस बार आपने देखा प्री और मेंस में 4 महीने का गैप हो गया था। पिछले साल नहीं था, पिछले साल 2 महीने का था, उससे पिछले साल 2 महीने का था। यानी ये हर चीज में मनमानी कर रहे हैं। इनके लिए एग्जाम कराना, जॉब देना एक फॉर्मेलिटी है। उसको गलत सही किस तरीके से भरना है कोई मतलब नहीं। कितने लोगों की हकों की हत्या कर देंगे, कितने लोगों के सपने मार देंगे, कितने लोगों के माँ बाप को रुलाएंगे, कितने लोगों की भाई बहन की उम्मीदों को तोड़ेंगे, इनको कोई फर्क नहीं। नमस्कार, मैं अभिनय आज एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जो सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है टॉपर्स का, जो सच्चाई दिखाएगा, जो बच्चों के दर्द को बयां करेगा और हमारी सहानुभूति उनके साथ कैसे है इस चीज को भी बयां करेगा। एसएससी सीजीएल 2024 शुरू से ही विवादों से घिरा रहा, चाहे वो नोटिफिकेशन पोस्टपोन को लेकर के हो, बच्चों के एडमिट कार्ड रिजेक्ट होने को लेकर के हो, फिर प्री के रिजल्ट में स्कैम को लेकर के और बाद में रिजल्ट का रिवाइज होना, और उसके बाद जब फाइनल आंसर की आती है तो बच्चों के अंदर एक दर्द आता है कि सवाल बहुत सारे गलत पूछे गए, पेपर ठीक तरीके से नहीं बनाया गया, और अचानक से एक फाइनल रिजल्ट रात के 12 बजे डिक्लेयर कर दिया जाता है कि तुमको ये पोस्ट मिली है। ना ही कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ना ही वो बच्चे जो ओवर एज हो चुके थे और उनको दोबारा से मेंस करा के उनको भी रिजल्ट में शामिल कर लिया जाता है। ये सब चीजें सामने निकल कर आती हैं और बच्चों की आवाज उठ, और फाइनल रिजल्ट में जो ये अनफेयर एक्सक्लूजन है, जो गलत तरीके से बच्चे बहुत सारे बाहर हो गए, उसी के चलते बच्चों के अंदर नाराजगी है, दर्द है, निराशा है। आज हम इन सब चीजों पे खुलकर बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं 6 ऐसे लोग जो अपनी मेहनत के दम पे सेलेक्ट हो गए और जिनको कोई ना कोई पोस्ट मिल गई है, नौकरी मिल गई है, और 4 ऐसे लोग जिन्होंने मेहनत उतनी की, कई ऐसे भी इसमें जिन्होंने ज्यादा भी की, लेकिन सिस्टम की खराबी की वजह से, नॉर्मलाइजेशन के चलते, ये गलत सवाल पूछने के चलते बाहर हो गए। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस चैनल पे वो सब बातें करने जा रहे हैं जो आज बच्चों के दिल में जो आग जल रही है उसको दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो का मकसद कोई बहस करना नहीं है, इस वीडियो का मतलब किसी पे सवाल उठाना नहीं है, इस वीडियो का मतलब है कि इस सिस्टम को कटघरे में खड़ा करना है। और मैं पूछना चाहता हूं उस एसएससी के चेयरमैन से कि जो बच्चे तुम्हारी गलतियों की वजह से बाहर हो रहे हैं, अगर ये चीज तुम्हारे बच्चों के साथ होती तब तुम क्या करते? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और बयां करेंगे बस कि मेरी इतनी रैंक है और मेरा इस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है और मेरे इतने मार्क्स हैं, इतने रॉ मार्क्स हैं, इतने नॉर्मलाइज मार्क्स हैं और इस तारीख को मेरा पेपर हुआ था। ये बातें बताते हुए एक बार सबका इंट्रो कर लेते हैं। ठीक है, डन। हर्षिता से शुरू करते हैं। मेरा नाम हर्षिता अग्रवाल है और मेरा 18 जनवरी को पेपर हुआ था। मेरे रॉ मार्क्स 347 थे और फाइनल मार्क्स है 367 और मुझे मेरी ऑल इंडिया रैंक 92 है और मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली। और हर्षिता 20 साल की है और हर्षिता ने घर पे रह के तैयारी की है और मैं एमई लेना चाहती थी, बट जिस टाइम नोटिफिकेशन आया था, जिस टाइम मैंने फॉर्म भरा था, उस वक्त मेरी एज 20 नहीं थी। अच्छा, क्योंकि एमई में 20 इयर्स की एज मांगी जाती है। और ये आपका पहला अटेम्प्ट? पहला। ओके, थैंक यू हर्षिता। जी, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है और मेरा जो है सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था 20 को और मेरे मार्क्स हैं 360 रॉ और 367 पॉइंट समथिंग मेरे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं और मुझे जो पोस्ट मिली है वो एसओ इन पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। मोहम्मद साहब, एक चीज मैं कहूंगा, जैसे हम इस नॉर्मलाइजेशन को देख रहे हैं, ये तो समीक्षा होगी और कोर्ट समीक्षा करेगी कितना गलत कितना सही है। यहाँ पे वो वाली बात बड़ी फिट बैठती है ना कि उधार उसी को मिलता है जिसकी छत पे गेहूं सूख रहे होते हैं। नहीं, मतलब अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो आपको और फायदा मिलेगा, और अगर आपके नंबर खराब हैं तो आपको और पीछे धकेल दिया जाएगा। जबकि जो रिजर्वेशन है वो तो इसके उल्टा एकदम। रिजर्वेशन उन लोगों को दिया जा रहा है जो कमजोर है, और रिजर्वेशन की तरह ही नॉर्मलाइजेशन था, लोगों को इक्वलिटी कर रहा था ना, ये भी समानता का अधिकार दे रहा था। तो ये कैसी समानता का अधिकार है? नॉर्मलाइजेशन देखिए 19 नंबर और 20 नंबर के लिए हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर और 500 नंबर के लिए नहीं हो सकता। तो यहां पे एसएससी विफल है कि वो एक ऐसा पेपर नहीं बना पा रही है जहां शिफ्ट में या डिफिकल्टी लेवल में इतना बड़ा अंतर पैदा हो जा रहा है जो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को नाइंसाफी का फॉर्मूला बना दे रहा है। सर, मेरा नाम सूरज पांडे है और 20 जनवरी की शिफ्ट में था पेपर, तो 353 रॉ स्कोर बोनस वगैरह सब थे और नॉर्मलाइज हो गई 361.5 फाइनल स्कोर एएसओ इन सीएसएस की पोस्ट पर सेलेक्ट मतलब मिली। कितनी रैंक है आपकी? सर 371। 370 में। आप बताइए।
सर मेरा नाम हर्ष नवास है। मेरा 18 जैन को पेपर था। रो स्कोर मेरा 342 था और इनिशियल रैंक मतलब रैंक मित्रा के हिसाब से 214 थी। फिर जो नॉर्मलाइज होके हुआ है वो 358 समथिंग हुआ है और रैंक 664 है और मेरा जीएसटी इंस्पेक्टर में हुआ है। बहुत खुश हो तुम। हाँ सर, जो चाहिए था वो तो ये मिल गया। रोबोट की तरह क्यों बात कर रहे हो? ऐसे वहां पे भी बात करोगे। आपके पूरे साल का टर्नओवर 30 लाख रहा है। आप पे एक्स्ट्रा 10 लाख के लिए जीएसटी पड़ेगा। आपको 1,80,000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपको जेल तक छोड़ने चलूंगा। आप बताइए। सर मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं आहोर राजस्थान से हूँ और मेरा 20 जैन वाला शिफ्ट था। तो मेरा रॉ मार्क्स था 362 और नॉर्मलाइज होके 367 प्लस बना था। मेरी रैंक 114 है और मैंने एग्जामिनर ऑप्ट किया है। सर मेरा नाम गौतम कुमार है। मेरा एग्ज़ाम 20 जैन को हुआ था। मेरे रो मार्क्स 347 है और नॉर्मलाइज 355 है। मेरी रैंक है 1271। मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर ऑप्ट किया है। आपको एक्साइज इंस्पेक्टर आपने चूज किया 1271 रैंक पे और आपने एक्साइज इंस्पेक्टर लिया है 664। आधे का अंतर है। ठीक है। मेरा नाम मणिकांत शर्मा है। मेरा 20 जनवरी को था। मेरे रॉ मार्क्स 325 थे, नॉर्मलाइज 323 हो गए और मेरे स्टेट्स में 100 मार्क्स थे और मैं स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट के लिए एलिजिबल था। तो मेरे 422.5 बनने हैं, लेकिन कट ऑफ 423.78 गई है क्योंकि उन्होंने डी भी ना कराया और बिना एलिजिबल वाले बच्चे उसमें आ गए। इस वजह से मेरा नहीं हुआ। वरना आपका हो जाता। आपका पहला अटेम्प्ट था? नहीं सर, थर्ड अटेम्प्ट है मेरा। थर्ड अटेम्प्ट था। और आपके पास एलिजिबिलिटी है एलिजिबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स की? हाँ मैंने तीनों और साल या दी फिर है। आपके अगर 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन से भी कम नहीं हुए थे तो तो भी भी हो आपका जाता। सिलेक्शन हो हाँ। जाता? या कुछ एक क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन रीजनिंग के 18 तारीख वाली शिफ्ट में नहीं, 20 में गलत है रीजनिंग का। वो आपको दिखाया टैक्स वाला, इनकम टैक्स वाला, ठीक तो उस पर भी मिल जाता तो भी हो जाता मेरा। तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता। हाँ। सर मेरा नाम अंकित राठौर है और मेरा एग्ज़ाम 20 तारीख को मतलब था सर एग्ज़ाम। तो सर मेरे रॉ मार्क्स 344 थे और नॉर्मलाइज होकर 347 हो गए। लेकिन सर इन्होंने कंप्यूटर में एक सही आंसर को इन्होंने गलत करने की वजह से मुझे कंप्यूटर में ही फेल हो गया मैं। जिसमें वो कंप्यूटर की मेन यूनिट पूछी और इन्होंने कैश मेमोरी वाले सवाल को पहले आंसर ठीक दिया था, पहले वाली आंसर की मैं बाद में चेंज कर दिया, जिसकी वजह से आप बाहर हो गए। वरना आपका स्कोर तो बहुत अच्छा है 347। आपको कोई अच्छी पोस्ट मिलती है। सर आंसर इन्होंने गलत दिया सर। वो आंसर ठीक है, मतलब जो पहले सर टेंटेटिव आंसर की में दिया था वो आंसर सही था, बट इन्होंने फाइनल आंसर की में सर आंसर गलत दे दिया, जिस वजह से मेरा नहीं हो पाया। अभी तक जैसे हम लगातार देख रहे हैं 2023 के एग्जाम में भी काफी सारे ऐसे सवाल कंट्रोवर्शियल रहे जिनको लेकर के बच्चे कोर्ट भी चले गए। और जब बच्चे कोर्ट जाते हैं तो जो और बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको ये लगता है यार कहीं मेरी नौकरी को तो खतरा नहीं है। तो पहले मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत अगर आपको एक बार नौकरी अपने मेहनत से मिली है तो उसको कोई छीन नहीं सकता। आप बेफिक्र होकर रहा करिए। बट मैं आपके डर को भी समझता हूं, क्योंकि जहां नौकरी इतनी मुश्किल से मिल रही हो, मेहनत के साथ साथ किस्मत से मिल रही हो, लॉटरी लग रही हो, तो आपको भी ये डर रहेगा कि यार ये चीज वापस ना चली जाए। इसलिए हम आपके दर्द को भी समझते हैं और हमारा हर एक फैसला आप सबके हितों को ध्यान में रखते हुए ही लिया जाता है। लेकिन जिन बच्चों के साथ गलत होता है उनके प्रति हमारी सहानुभूति ज्यादा होती है। हम ये चाहते हैं कि ये सब चीजें कब थमेंगी। लास्ट ईयर भी ये चीज हुई, बच्चे कोर्ट में चले गए। 2024 में आपने इस डर से मार्क्स टू ऑल दे दिया। जब आपने मार्क्स टू ऑल दिया उसके बावजूद भी किसी शिफ्ट में रीजनिंग में 2 सवालों की अभी भी जंग जारी है। बच्चे कह रहे हैं कि आपने गलत आंसर दिया है, यानी कंट्रोवर्सी तो अभी भी रह गई। आप जब मार्क्स टू ऑल बांट ही रहे थे, वैसे तो वो भी गलत है, तो आप उन 2 क्वेश्चन के लिए भी मार्क्स टू ऑल बांट देते अगर आपको मार्क्स टू ऑल ही बांटना था। यानी आपका ये जो बायसनेस है समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है आप मनमानी करते हैं, आप सोए रहते हैं, जो आपका दिल करता है वो आप फैसला ले लेते हैं। मेरा नाम शिव कुमार उपाध्याय है और मेरा पेपर था 20 जनवरी को था और जिसमें मेरे जो रॉ मार्क्स थे वो 320 थे और नॉर्मलाइज्ड हो गए वो 313 हो गए। तो मेरे 8 नंबर 7 नंबर डिक्रीज हुए और इस शिफ्ट में 10 क्वेश्चन गलत थे, जिनकी वजह से मेरे 2-3 सिली मिस्टेक्स हो गई और मेरा नॉर्मलाइजेशन और मतलब मेरे माइनस नंबर हो गए। मेरा नाम अनुज कुमार है। मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। मेरे नंबर 322 हैं तो और मेरा रिजल्ट ही विदाउट है। आई डोंट नो द रीजन कि क्या रीजन। आपने पहली बार दिया है सीजीएल? नहीं सर, थर्ड अटेम्प्ट है मेरा। थर्ड। इससे पहले कभी आपका विदाउट नहीं हुआ? नहीं। आप किसी के लिए स्क्राइब बने? नहीं सर, कभी आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया? और आपको है। एकदम नहीं पता है कि आपका रिजल्ट विदाउट में क्यों रखा है? आपके सेंटर पे कोई हंगामा हुआ था? नहीं सर, कुछ नहीं कुछ था। भी ऐसा 18 तारीख को एग्जाम था जिसकी रीटाइपिंग हुई है। अच्छा। उसके बाद मुझे पता नहीं है रीजन क्या है। ना कोई आरटीआई भी डाली है मैंने तो उसका कुछ रिप्लाई नहीं
आप सबको मालूम होगा कि इन्होंने इस बार 1200 से 1300 बच्चों को विद हेल्प में डाला है। क्या आपको एक लिस्ट ऐसी जारी नहीं करनी चाहिए थी? विद हेल्प को भी आपको बाइफरकेशन करके नहीं बताना चाहिए था कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम में हंगामा किया है, इनको हमने विद हेल्प में रखा है, ये वो बच्चे हैं जिनके हमें रिजल्ट पे सके। आप कुछ तो बताते। क्या मैं ये मान लूं कि 1200 बच्चों की एक्टिविटी एकदम एक जैसी रही जिसको आपने विद हेल्प में डाल दिया? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एसएससी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या सच में ट्रांसपेरेंट है, फेयर है या नहीं? सर इस पे मैं जो मुझे लगता है मेनली 3 चीज़ें मुझे लगता है कि होनी चाहिए। सर एक तो मुझे लगता है कि प्री और मेंस के मार्क्स ना कंबाइन करके मेरिट बनानी चाहिए। क्योंकि एक दिन या 2 घंटे या 3 घंटे कैन नॉट डिसाइड द फ्यूचर ऑफ लाख्स स्टूडेंट। सिर्फ एक दिन ये डिसाइड कर रहा है। इंटरव्यू पहले खत्म हो चुका है, प्री क्वालिफाइंग हो चुका है, मेंस में अननेसेसरी नॉर्मलाइजेशन है। देयर इज नो नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन द मेंस। मेंस कैन बी इन वन शिफ्ट, प्री के लिए मान सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा, पहले आपका जवाब हाँ या ना में क्या था कि पारदर्शी है या नहीं है, सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है? सर मुझे लगता है बहुत सी चीज़ें फंडामेंटल गलतियां हैं इसमें 3-4। सर एक तो जैसे पोस्ट प्रेफरेंस जो होता है, कम से कम फाइनल मार्क्स देना चाहिए। जैसे मैंने भी पोस्ट प्रेफरेंस भरी है तो वो एकदम ब्लाइंड थी, मतलब मैंने अपनी रैंक को ट्रस्ट करके भरा है, पर कहीं ना कहीं मुझे भी ये था कि लास्ट ईयर जैसा हो गया तो फिर मुझे तो सीधा साउथ जाना पड़ेगा। उससे अच्छा तो मैं कुछ दिल्ली में एएसओ आराम से ले सकता हूँ। मैंने रिस्क लिया, बहुत से बच्चों ने सीधा एएसएस भर दिया, सीएसएस, इस चक्कर में कि ये वाला सिस्टम ना हो जाए कि पता चले जीएसटी ले और नॉर्थ मिले ना साउथ चले जाए। तो एक तो सर ये वाला फैक्टर मुझे लगता है। दूसरा वही है कि जब 2 दिन के मार्क्स काउंट होंगे तो थोड़ा सा लक फैक्टर कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे मैं ऐसे को जानता हूँ कि जिनके प्री में 180 से अबव मार्क्स है और पढ़ाई में मतलब बहुत अच्छे, साथ में मॉक्स दिए हैं, लेकिन मेंस में किसी कारण खराब हो गया तो 330 है, तो अब वो सीधा रेस से ही आउट हो गए हैं, तो उनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता करने का। मतलब जब प्री के मार्क्स काउंट होते थे तो बैलेंस हो जाता था। चलिए ये एक बात ठीक है आपकी, मान लेते हैं, लेकिन चलो ये तो फिर भी एक ऐसा पॉइंट है कि कंसीडर किया जाए ना किया जाए। बट मैं अगर खाली मेंस की बात करता हूँ, सिर्फ मेंस की बात करता हूँ, तो क्या मेंस पूरी तरीके से ठीक था? क्या मेंस का एग्जाम मेंस एग्जाम के लेवल का था? हाँ, आप बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर लेवल तो क्वेश्चन का बिल्कुल भी नहीं था, और इस बार जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे उसमें से मोस्टली को मतलब वो हो गया कि क्वेश्चन नहीं सही थे, सबको मार्क्स मिल गए। मार्क्स मिल के जो अच्छे सवाल थे, मुश्किल सवाल थे, तो सर रैंक डिसाइड हो रही है सिर्फ नॉर्मलाइजेशन से ना, तो सर ये थोड़ी ना एक लेवल तक तो हर बच्चा पहुंच ही जा रहा है। सर होना चाहिए ये कि जो अच्छा बच्चा है पढ़ने में वो अच्छे क्वेश्चन करके उसकी रैंक बढ़े। तो गलत करने से हो रहा है कि जो बच्चे गलत तो इजी क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं, वो पीछे हो जा रहे हैं, वो आगे हो जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं कह रहा था मतलब मेंस में थोड़ा सा तो लेवल इन्हें इंक्रीज करना चाहिए। जैसे बैंक को देखो या और भी एग्जाम देखो, अर्थमेटिक लगभग सब है, तो सीजीएल को जो अलग बनाता है ना वो एडवांस है, और एडवांस का सेक्शन इन्होंने पूरा खत्म कर दिया है। तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो वो 88 डेज की जो आपकी मेंस की सीरीज है लॉकडाउन में पूरी खत्म करी थी, और वहाँ से मतलब मैथ्स में ऐसा कॉन्फिडेंस आया था कि अब ठीक ठाक मतलब मैथ्स कर लूंगा, फिर ज्योमेट्री ये सारे। बट अब जो हो गया है कि लेवल इतना है कि अब आता ही नहीं है, तो वो उसको स्किप करना पड़ता है। तो एडवांस एड अप हो सकता है एसएससी में, एटलीस्ट मेंस में तो हो सकता है, जो एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करेगा, या जो डिजर्विंग बच्चा है वो फिर क्वालिफाई करेगा। अगर पेपर का लेवल अच्छा होने लगे तो बच्चा इस डायरेक्शन में भी नहीं सोचेगा। आज बच्चे के ऊपर एक प्रेशर ये रहता है एग्जाम में, आपके ऊपर भी होगा कि पूरा करना है। आज आप जो टारगेट लेके जाते हो ये लेके जाते हो और 100% करना, नहीं तो चांस है नहीं। 93% कट ऑफ जा रही है, 90% कट ऑफ जा रही है, जबकि एसएससी जहां ग्रुप बी की यूपीएससी के बाद दूसरे लेवल की नौकरी आप दे रहे हो, वहां इतनी कट ऑफ आई, वहां मतलब आप एबीसीडी टाइप की चीजें पूछ रहे हो। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप देखेंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर। मैंने 2 बड़े बड़े टीचर जो अपने आप को देश का सबसे बड़ा टीचर कहते हैं, उनका वीडियो खोल के देखा। उन लोगों ने भी सीधे n+1 और उत्तर बताया है। यानी वो टीचर जो देश के सबसे बड़े टीचर और लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको नहीं पकड़ में आई ये बात कि ये सवाल गलत है, तो बच्चा कैसे पकड़ लेगा उस चीज को? और आपने बाद में उसको मार्क्स टू ऑल दे दिया। मैंने जब वो सवाल कराया तो मैंने बोला सवाल टेक्निकली गलत लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट इवन नंबर कोई भी हो सकते हैं, 0 से भी शुरुआत हो सकती है। टीचर नहीं समझ पा रहा, बच्चा कैसे समझेगा? आपने करा तो होगा ही। कई बार तो ऐसे लोग होते हैं जो ये फॉर्मूला भी नहीं याद रखते, n+1 वो पूरा लिख के कर रहे हैं, 2 और फिर 4, और उनको लगता है यार कहीं गड़बड़ ना हो जाए, n है, n+1 आंसर होगा। एक बच्चे से आपको मिलाता हूँ, ये बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, इसके अंदर तमाम दर्द है और आखिरी अटेम्प्ट था इसका। मैं इसके लिए मेरी चिंता ज्यादा है कि अब इसके पास मौका भी नहीं है। इसने सीजीएल को मोहब्बत मान लिया था, कभी सीएचएसएल भी नहीं दिया। पंडित जी आपकी कहानी सुनना चाहूंगा।
सर मेरा तो ये था कि जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है ना तो आपको एक एसएससी सीजीएल इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म देता है। ग्रुप बी की मतलब जॉब होती है, दिल्ली जैसे शहर में आपको पोस्टिंग मिलती है और आप आगे फ्यूचर में अभी कोई भी बड़ा जैसे यूपीएससी हुआ आईएएस भी दे सकते हो। तो मेरा तो एक ये मतलब था सपना कि अगर एक सीढ़ी मिल जाएगी ना तो बैकअप भी हो जाएगा। और एक आदमी जो नेचुरल टैलेंट होता है ना, यूपीएससी में क्या है ना 2-3 साल के बाद जैसे ना फ्रेशर बनने लगता है सर। जैसे मैंने देखा है मेरे पास एसएससी में भी जैसे 2-3 साल होगी ना तो दबाव सा बनने लग गया यार, ये इतना तो मतलब था नहीं। जैसे एग्जाम जैसे 19 में नॉर्मलाइजेशन आ गया था सर, उसमें क्या था वो मतलब मेरे नंबर 10 ही बढ़े, लोगों के 50-50 नंबर बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से भी मैं लास्ट तक डीवी तक गया सर 2019 में। यस सर। तो मैं उस टाइम भी देख रहा हूँ यार ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, अगर इवन मेरा मुश्किल शिफ्ट में होता तो ये तो मेरा इजीली सिलेक्शन होता। तो मैं कहीं ना कहीं मेरी मेहनत में दिक्कत नहीं है, मुझे लग रहा है कि मेरा भी दिन आएगा कहीं ना कहीं। क्योंकि क्या होता है ना, आदमी जब इतना मेहनत करता है दिन और रात, मॉक में नंबर आ रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं, कोई भी बच्चा देख रहा है तो ये नहीं कह रहा भाई तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, भाई रैंक। जैसे मेरे दोस्त हैं सारे जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, कोई मान लो सीबीआई में, कोई दिल्ली ऐसा ही बना बैठा है। और आपके मेरे दोस्त ही आपको पढ़ा रहे थे? मेरे दोस्त मेरे सपोर्ट में आगे जब लॉकडाउन लग गया तो घर वाले सपोर्ट नहीं कर पाए, पिताजी हमारे किसान हैं, तो उन्होंने देखा यार ये बंदा दिनों रात लाइब्रेरी में लगा रहता है यार। इवन जब मेरा पेपर होता था तो मैं रूम पे भी नहीं जाता था सोने, क्योंकि मैंने कहा मैं रूम से नहीं आ पाऊंगा, लाइब्रेरी में सो जाता हूँ, बच्चे आएंगे मैं अपना जग जाऊंगा। क्योंकि मतलब कोई भी शोर साउंड होता है ना तो आदमी आंख खुल जाए, जैसी आंख खुलेगी अरे सीजीएल अरे मोक, क्योंकि यहाँ से होती है ना कोई लड़ाई, पहले यहाँ से जीती जाती है। और मेहनत तो मेरी मतलब 24 कैरेट, क्योंकि मेरे दोस्तों ने देखी जो आज मेरे साथ खड़े हैं ना, वो उन्होंने देखा है आंखों से यार कोई बंदा कितना ज्यादा मतलब यहाँ से लड़ी लड़ाई। मैंने मेहनत तो मतलब ये भी किए थे, ऐसा नहीं है ये भी लोग मेहनत करके आए, लेकिन मैं भी मतलब मैंने जान झोंक दी थी एक टाइम पे। जब मैंने देखा मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ यूपी बोर्ड से सर, मैंने उस टाइम पे भी बहुत मेहनत की थी। तो मुझे लगा यार इंग्लिश कैसे करेंगे, तो मैं ऑक्सफोर्ड ले आया। ऑक्सफोर्ड मैंने करी खत्म, मैंने कहा वॉकेब की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब शब्द वॉकेबुलरी नहीं होगी तो इंग्लिश कैसे करेंगे आप। तो मैंने ऑक्सफोर्ड ही खत्म कर दी, जहां मास्टरों को नहीं ऑक्सफोर्ड पता होती है। इस बार आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स? मेरे 123 सर। हाँ, 2 सिली मिस्टेक्स हुई है मेरी, जैसे मतलब डॉग मीन्स कुत्ता, ऐसी सिली मिस्टेक्स हैं क्योंकि मेरा मैथ्स रीजनिंग में 2-3 सवाल आने से मेरा वो पेपर खराब हो गया। रीजनिंग के जो एनालिटिकल के सवाल होते हैं आप जानते हो उसमें कोई सर्टेन आंसर नहीं होता है ना, वो एसएससी के उस पे होता है वो क्या मान रही है। तो उनकी वजह से मैं सोच रहा था अगर मेरा यही क्वेश्चन अगर गलत हो जाएंगे यार तो रेस, क्योंकि मुझे पता थी यार मल्टीपल शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन फैक्टर हो सकता है, और मैं तो भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरा मुश्किल शिफ्ट में आए, क्योंकि मैं परफॉर्म लगभग वैसे ही करूंगा, क्योंकि 1-2 सिली मिस्टेक्स ना 1-2 साल नहीं होती है। पेपर आ रहा है हाँ। कितना भी सरल दे दो, आप बताओ मुझे तो गणित बहुत आती, मैं 200 नंबर नहीं ला पाया ना, हर बार एक सवाल में सिली मिस्टेक होती हाँ, है। तो जब आप बहुत सरल पूछ लेते हो तो ऐसा नहीं है कि एक पढ़ने वाला बहुत अच्छा बच्चा है और आप उसको सरल दे दोगे, वो सरल और मुश्किल में ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करेगा। यस सर। मैंने सरल वाले पेपर पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि एक नॉर्मलाइजेशन 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, दोनों बच्चों ने 180 का में से 180 परफॉर्म किया है, तो आपने जो दिया उसने पूरा किया है, पर एक बंदा 180 से 187 बना है, एक बंदा 201 बन गया है। आप 2019 की बात कर रहे हैं? बिल्कुल इसी बार में ही हुआ है। 180 का पेपर है। ओ रुको। अच्छा आप ये कह रहे हो आपने 180 का ही पेपर पूछा था? हाँ, एक यार ये चीज तो पहले नहीं होती थी, इसी बार सुन रहा हूँ मैं। नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन हुआ है इस बार। नहीं तो पहले भी हुआ है कि जिसके 200 थे तो तब नहीं, अगर 200 है सरल और उसमें, अगर आप ये कह रहे हो 100% मार्क्स थे, 18 में भी 180 उसके और 20 में भी 180, तो एक का 20-21 नंबर बढ़ रहा है, एक का 7 नंबर बढ़ रहा है। अब वो क्या करे बताओ? तो ये भी तो फेयर जो नहीं है सर। 180 से वो कितना ज्यादा कर दे? 180 में से 180 मेरा दोस्त है सर, उसके बाप रे बाप। 180 है सेक्शन 1 में, 20 तारीख को पेपर था, उसके 187 हो गए हैं, और एक दोस्त है उसका 18 को था, उसके 180 के 201 हो गए हैं। ये डिफरेंस है। ये तो गलत है यार, क्योंकि और ये कैसे इसका हो तो सकता प्रूफ भी है। इजी पेपर का एक और ये लॉस है कि एक बंदा है जो 180 मार्क्स का क्वेश्चन 45 मिनट में कर पा रहा है, कुछ लोग हैं जो सेक्शन 1 कर पाते हैं, एक बंदा 60 मिनट में कर पा रहा है। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं हुई। ऐसा भी है कि थोड़ा कम टैलेंटेड वाला बच्चा अंदर है और ज्यादा टैलेंटेड बाहर है, कुछ कह ही नहीं सकते, यू आर नॉट श्योर कि किसकी नौकरी लग जाएगी। हाँ बोल। तो पेपर इतना इजी ना बनाया जाए कि बच्चे को गलती करने का मौका ही ना मिले। हाँ तो कम से कम 1-2 गलती अफोर्ड कर सके ऐसा पेपर हो। एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ कि बच्चे 90 में से 90 मैथ्स में स्कोर करके 90 में से 90 रीजनिंग की स्कोर करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। नहीं हो रहा है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन भी छूट गए जीएस में, थोड़ा पीछे रह गए तो आप रेस से ही बाहर हो गए। और इनके पेपर का लेवल ये है कि 20 तारीख को एक क्वेश्चन आया था कि ब्लूबेरी इज द ब्लू,
हियर ब्लू सिग्निफाइज कलर शेयरनेस। ये किसको नहीं पता ये ब्लू कलर है? ये क्वेश्चन आया था 20 तारीख शिफ्ट में, ये पूछ रहे हैं ये। कुछ भी पूछ रहे हैं ये तो चलो फिर भी आपने बड़ा जेन्युइन बात बोल दी। आप देखिए ये ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि लंदन ठुमुकता गाना किसने गाया, ये सवाल पूछ रहे हैं। कल को ये पूछेंगे तू चीज बढ़िया मस्त मस्त पे किसने डांस किया था। कल को ये पूछेंगे कि बादशाह का ओरिजिनल नाम क्या है। कल को ये पूछेंगे हनी सिंह और बादशाह की कंट्रोवर्सी में कौन जीता। कल को ये पूछेंगे हनी सिंह किस ड्रग्स की वजह से 10 साल इंडस्ट्री से बाहर रहा था। ये सवाल पूछने वाले सवाल है। और 20 तारीख को प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, उसके 2 आंसर थे, वही इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब मैंने ग्रेजुएशन करी है स्टेट से, तो मुझे अच्छी तरह आती थी प्रोबेबिलिटी, मैंने उसको करा बहुत बार, तो उसका 2 बार आंसर आ रहा था, तो मेरा टाइम खराब हुआ। मैंने कहा क्या लगाऊं, म्यूचुअली लगाऊं कि इंडिपेंडेंट लगाऊं? तो लगाना तो है एक, तो मैंने म्यूचुअली लगा दिया मैंने। तो मैंने टाइम तो दिया उस पर, तुमने सबको चुपड़ा चार्ट दे दिए। सही बात है, फॉर्मूला याद करके गए आप घर से। तो मेन चीज तो यही थी ना सर, हमारी वाली शिफ्ट में 4 क्वेश्चन शुरू में ही वो ऐसे आ गए जिनकी वजह से, क्योंकि रीजनिंग करते हैं सबसे पहले लोग 3-4। मैं सोच रहा हूँ यार इसमें पहले ये गोल सेट करेगा, असेसमेंट करेगा। देखो ये था ना क्वेश्चन, इसको नंबर सबको दे दी, मैं उसमें 4 मिनट खराब कर गया सर। मुझे बताती अगर मैं यहीं पीछे रह जाऊंगा तो यार मैं रेस आगे की लड़ाई कैसे लड़ पाऊंगा? क्योंकि इन लोगों को शायद महसूस नहीं हो रहा, जिसका लास्ट चांस होता है ना वो एक एक बारी। मैंने मॉक में 330 प्रेशर ज्यादा है ना सर, मैंने उसके लिए जिंदगी में यही सब कुछ है। सब कुछ है मेरी जिंदगी। मैंने कहा मैं दुनिया में अपनी सांस के बिना रह सकता हूँ, CGL के बिना नहीं। उस तरीके से मतलब मोहब्बत की थी मैंने, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ मुझे अभी यहाँ मेरे पीछे का दर्द मेरे दोस्त जानते हैं कि एक बंदा क्या लाइब्रेरी में चले जाओ। मैं मुखर्जी नगर में, पता है मुखर्जी नगर में रहते हुए भी मुखर्जी नगर में नहीं हूँ। रूम एंड लाइब्रेरी एंड मेरे दोस्त जो मेरे मतलब बैग में पीछे खड़े हैं, मुझे पता है यार इनका भरोसा है मुझे, तो ये एनी हाउ मेरे ड्रीम्स के साथ पूरा करना है। तो मैंने तो जान ऐसे झोंक दी थी कि मतलब एक ये मान लो ना कि CGL में लिस्ट में नाम के बाद भी शेर से लड़ना पड़ेगा, तो मैंने यार शेर से भी लड़ेंगे, दिक्कत कोई नहीं है। क्योंकि आखिर में CGL से तो अब हमारा द्वंद्व हो गया, ईगो पे बात आ गई, आत्मसम्मान। किसी न किसी, हमारी मेहनत की कमी नहीं थी, मेहनत में कमी होती तो मॉक में नंबर देख लो, जो बंदा ED लाया उसके नंबर देख लो, मेरे नंबर देख लो, पता चल जाएगा। लाइब्रेरी में लोग मॉक के नंबर नहीं बताया करते थे, मेरे सारे पूछ रहे हैं क्यों? पता है बंदा कितने घंटे कर रहा है, पता। लोग ये पूछते थे भैया GS कहाँ से पढ़ते हो आप, GS कहाँ से पढ़ते हो? एक बात बताओ, मैं 5-7 साल लगा के आया हूँ तो मुझे तो सारी पता है। SSC के मैं नमज बता दूंगा कि SSC कहाँ, क्योंकि मेरा हर एक सेकंड SSC पे इन्वेस्ट हुआ। यस सर। तो मैं तो मतलब बारीकी जानता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं लास्ट अटेम्प्ट में SSC का शिकार हो जाऊंगा, इस सिस्टम का शिकार हो जाऊंगा। और इसीलिए मैं भगवान से कहता था जब मुझे आपने यहाँ तक लाया है तो मुझे ये भी देना कि मुश्किल शिफ्ट देना। अगर मैं हारूंगा तो सेटिस्फाई रहेगा कि मैं मेरी वजह से बाहर हुआ हूँ, इस सिस्टम की वजह से बाहर नहीं। जब आपका एफर्ट बहुत ज्यादा हो जाता है ना और आपका सिलेक्शन ना हो, अच्छी शिफ्ट होती, सब कुछ होता, तो आपको दर्द नहीं होता। बस सर यही बात है, मेरी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रही। जब आप सोचिए जैसे आप कह रहे हैं कि 180 वाला 187 भी बन रहा है और 201 भी बन रहा है, यहाँ बच्चे का दर्द है कि यार मैं मेरी वजह से नहीं आ रहा, आप मेरी कोई कमी है तो मुझे बताओ। तो ये दर्द बहुत बहुत बड़ा दर्द है। और सर मेन चीज SSC का कोई एकदम ऐसा नहीं है जो मैंने ना निकाला हो। MTS CHSL कोई जॉब नहीं करनी, सीज घर वाले कहते हैं छोटे मोटे पेपर, मैंने कहा CGL से नीचे कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। मेरा ये मतलब जिद हो गई थी। मेरा सिलेक्शन पोस्ट में आपका CGL में क्यों नहीं हो पाया था? लास्ट ईयर में अभी 2 क्वेश्चन उन्होंने माने ही नहीं, हाई कोर्ट बोल गया कि इनके आंसर। कितने नंबर थे आपका लास्ट? मेरे 295 नंबर बन रहे थे, और उसमें अभी मतलब 2 तो हाई कोर्ट ने बोला, इवन 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो चेंज होने चाहिए, लोगों ने तो 8-8 पे डाली थी। हाई कोर्ट ने माना 2 को। SSC कह रहा तुम अपने साइड में हो जाओ, हम तुम्हें नहीं मानेंगे, हम हैं जो हम हैं। कितने नंबर से रह गया था आपका? मैं उसमें 12 नंबर से रह गया, 3 क्वेश्चन, मतलब 307 GST की लगी थी, EWS से हूं मैं सर। तो अब बताओ कितना क्लोज। लेकिन मुझे ये था कि चलो यार अब सिंगल शिफ्ट थी यार, इसमें तो अब क्या ही हो सकता है यार, एटलीस्ट लास्ट अटेम्प्ट है। और इस बार सर नॉर्थ में इतनी बढ़िया वैकेंसी, इतनी बढ़िया तैयारी, प्लेटफॉर्म सेट है, दिन और रात मेहनत, तो कहीं एक सेकंड के लिए लगा नहीं कि मैं रेस से बाहर हो जाऊंगा। अगर मैंने कितने भी बुरे दिन होंगे तो कोई ना कोई सीट ले जाऊंगा, लेकिन आज सिस्टम की वजह से मैं बाहर हूँ सर। और मेरा सर इसी बात को लेके कंसर्न है कि ये सर एक टेंटेटिव आंसर की पहले दे देते हैं कि ये आंसर इसके सही होंगे, उसके बाद ये सर एक फाइनल आंसर की देते हैं। उसमें सर मतलब एक तो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने बोनस दे दिया, एक सर ऐसा कुछ मतलब आंसर है जो इन्होंने पहले सही दिया था, बाद में मतलब वो आंसर सही था लेकिन इन्होंने फाइनल आंसर की में गलत आंसर देते। तो उस चीज के लिए भी SSC को जवाब देना चाहिए कि जो हमारा सही आंसर था उसका गलत आंसर की वजह से एक लड़का बाहर हो गया। मैं तो अभी तक यही चीज नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम लोग कहाँ आके खड़े हो गए हैं कि हम 130 क्वेश्चन सही और उनके 130 सही जवाब नहीं दे पा रहे। मतलब अगर शायद हम आज मीडिया में इतने बड़े बड़े मुद्दे उठते हैं, हम दूसरे देशों को नीचा दिखाते हैं और कहते हैं हम बहुत आगे निकल गए हैं, उस देश में SSC जैसा कमीशन आज 130 सवाल सही देके उनके सही आंसर नहीं बता पा रहा है।
कहाँ हमारा एग्जाम सिस्टम पहुंच गया है, कहाँ हमारा एजुकेशन सिस्टम पहुंच गया है। जो किताबें हमारे पिताजी ने पढ़ी वही किताबें हम पढ़ रहे हैं, वही किताबें हमारे बच्चे पढ़ेंगे। कोई अपडेशन नहीं है। हम इस देश को कहाँ लेकर जा रहे हैं। आज डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इतना युवा बैठा है, कल को ये युवा बूढ़ा हो जाएगा। आज से 10 साल बाद आप देश को कहाँ देखते हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यहाँ सिर्फ सरकारी नौकरी की लड़ाई नहीं है, आपने नौकरियां हर जगह कम कर दी। आज प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां नहीं है। आज प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की तनख्वाहों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आज से 5 साल पहले भी एटीएम कार्ड 8 से 10,000 पा रहा था और आज भी एटीएम कार्ड 10 से 12,000 रुपए पा रहा है, जबकि महंगाई कितनी चरम सीमाओं पर है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियां तो प्राइवेट चल रहे सिस्टम को मैनेज करने के लिए होती थी। जब तुम्हारा ये प्राइवेट सेक्टर ही नहीं चमकेगा, आज बांग्लादेश टेक्सटाइल में भारत से आगे निकल गया। शर्म की बात है, हम लोग गांधी जी के जमाने के लोग हैं, जहाँ चरखे पे बुनाई होती थी और कपड़ा कपड़ा हम चिल्लाते थे। आज बांग्लादेश जैसा देश हमें टेक्सटाइल में पीछे छोड़ रहा है। आज आप देखेंगे इस जैकेट पे भी लिखा हुआ है मेड इन बांग्लादेश। फिर आप कहते हैं कि चाइना को बायकॉट करो। जब चाइना वो चीज 3,000 में दे रहा है जो भारत में 10,000 में नहीं तैयारी हो पा रही, तो कैसे हम चाइना को बायकॉट करें। भारत में प्रोडक्शन खत्म हो गया है। भागलपुर जैसी जगह में चल रही इतनी रेशम की फैक्ट्री बंद हो गई। लोगों को रोजगार मिले तो मिले कैसे, ना प्राइवेट में रोजगार है। और जब ये उद्यम नए लगेंगे नहीं, नई इंडस्ट्री नहीं आएंगी, तो सरकार को तो अब जरूरत ही नहीं है लोगों की। सरकार को तो 700-800 आईएएस चाहिए देश चलाने के लिए। उसमें आप देख लो, उसमें नहीं दिख रहे इस तरीके के स्कैम इतने बड़े लेवल पे। वो तो सब एग्जाम यूपीएससी अच्छे से करा ले रही है। और देश की मीडिया को शर्म नहीं है, जाके चेयरमैन के मुंह पे माइक लगा के पूछे कि भैया इतने सारे लोग आवाज उठा रहे हैं, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पे शक कर रहे हैं, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी पे डाउट है, जवाब दो। चेयरमैन नहीं सुनना, डीओपीटी मिनिस्टर को पकड़ के बोलिए, जितेंद्र सिंह साहब आपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। क्या डीओपीटी चला रहे हो आप। सोचो यहां इनकी जगह आपके बच्चे होते और वो यहां बैठे होते और उनका दर्द मैं सुन रहा होता, तब आप पे क्या बीतती। सवालों के कटघरे में खड़े होकर ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर हिम्मत है तो जवाब दीजिए। आपकी तो जिंदगी बढ़िया चल रही है, बट बाकी लोगों का क्या। वैसे हम सब कहते हैं कि हम भगवान राम के फॉलोअर हैं, हम उनको मानते हैं। भगवान राम ने तो जनता के प्रति जो प्रेम दिखाया है, जो उनके हितों को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी प्रजा की जो चिंता की है, वो आजकल के राजाओं में कहां दिखता है। कोई फर्क नहीं है। हर एग्जाम का यही हाल है। और नॉर्मलाइजेशन की तो ऐसी होड़ लगी है। बीपीएससी चेयरमैन हम भी लाएंगे नॉर्मलाइजेशन, हम भी लाएंगे, हमें भी अपने चाचा की लड़की का कराना है, हमें भी अपने फूफा जी का कराना है। ये नॉर्मलाइजेशन की भीड़ है, क्योंकि इनको पता चल गया स्कैम करना है तो नॉर्मलाइजेशन लाओ। आरटीआई आया किस लिए था, ट्रांसपेरेंसी थी किस लिए, तुम तो कुछ बता ही नहीं रहे हो। नॉर्मलाइजेशन का इतना शौक है तो चुनावों में भी ले आओ। जो आदमी पहली बार खड़ा हो रहा है अबदोजा जैसा, उसको भी फायदा दो कि भैया तुम्हारे 3,000 वोट प्लस हो जाएंगे। वहां नहीं है कोई नॉर्मलाइजेशन। सर पीसीएस में बच्चों ने 1 साल तक लड़ाई लड़ी है कि नॉर्मलाइजेशन ना है। हमने भी दिया यूपी पीसीएस। सोचो अब लड़ाई लड़ी जा रही है देश में। युवा इसमें पागल है। क्या क्या करे, तैयारी करे। एक एग्जाम का सफर तमाम उम्र का सौदा है। एक बच्चा अपनी लगाता है वो जवानी जो करोड़ों की 20 गज के कमरे में गवा करके, और तब वो वहां तक पहुंचता है और उसको आखिरी स्टेज पे आप कह देते हैं कि आपको हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। अच्छा हाँ बताइए, आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप बताइए। बोलिए। मैं जैसे कि पढ़ने में शुरू से अच्छा था। मैंने एनआईटी वारंगल से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया है। और एक गजब। उसके बाद मैं 1 साल प्राइवेट जॉब भी किया है, तो पे स्केल भी मेरा अच्छा ही था, तो वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। और मुझे शुरू से सोशल सर्विस में आना ही था। फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी की, तो मेंस भी लिखा। और जैसे कि इस बार मेरा अटेम्प्ट में प्री भी नहीं हुआ, तो होती है चीज़ें कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती, और मूव ऑन करना भी ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है कि तुम लगे रहो। तो फिर मैंने सीजीएल देखा कि 6 महीने 7 महीने में हो सकता है तुम्हारे हाथ में जॉब, तो मैंने सीजीएल लिखा और 6-7 महीने में हो गया क्लियर। बहुत बहुत। फिर आपके पास खोने के लिए कुछ ना बचे, किसी को देने के लिए, किसी और चीज में आप जा ही ना सके। हाँ हेलो। हाँ क्या नाम है इनका? आज आपको नाम नहीं पता। नमस्ते बेटा। वो मेरे को वो जो ये भैया आए थे। चले मैं बस एक रिक्वेस्ट इस वीडियो के माध्यम से, आप भी सुनेंगी, इनको भी सुनाते रहिएगा। ये उस वीडियो के माध्यम से बच्चों से कहना चाहता हूँ
कि देखिए थोड़ा सा अगर आप दूसरों के लिए सोचेंगे तो आपके लिए सोचने के लिए खुदा बैठा है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इनकी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए, अगर ऐसे बच्चे हमें अपना डेटा बेचते हैं और प्रूफ बेचते हैं कि सर मैं एलिजिबल नहीं हूं और एसएससी ने मुझे फिर भी नौकरी दे दी, तो वो ऐसे बच्चे ही इन बच्चों को नौकरी दिला सकते हैं। अगर ऐसे बच्चे खुद ये बोलेंगे कि हम तो एलिजिबल नहीं है और नौकरी मिल गई, तो कोर्ट भी इस चीज का आदेश दे सकता है कि इन बच्चों की जगह जो नीचे के बच्चे हैं उनको नौकरी मिल जाए। और कोई रास्ता अभी तक नजर नहीं आ रहा है और कोई रास्ता भी निकालेंगे। बट अगर ऐसे बच्चे आगे आते हैं तो हम सब लोग उन लोगों को रिवार्ड भी देंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे कि ऐसे ये बच्चे आगे आए जिन्होंने खुद बोला कि हमें एसएससी की गलती की वजह से इन हो गए और हम डिजर्व नहीं करते नौकरी, क्योंकि उनको नौकरी तो वैसे भी नहीं मिलनी। तो वो अगर खुशी खुशी छोड़ते हैं तो एक बड़ी बात होगी। आपको क्या लगता है कि एसएससी में किन बदलावों की तो सख्त जरूरत है? क्या हल हो सकता है जो ये बच्चों के अंदर इतना आक्रोश है? एसएससी की अच्छी भी है, कुछ बेकार भी है। अच्छी बात में मैं ये कहना चाहूंगा कि इनका प्रोसेस थोड़ा फास्ट है। ये नोटिफिकेशन से 12 महीने में जॉब दे देते लोगों को, तो ये बात अच्छी है। बाकी ये भी अभी अच्छा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जिस चीज की आज आप तारीफ कर रहे हैं ये हम लोगों की बहुत पुरानी लड़ाइयों का नतीजा है। जी सर, ऐसा नहीं है। तो जो आज चीजें अच्छी दिख रही हैं वो हमने पहले लड़ाई की है तो अच्छी हुई हैं। आगे अगर और चीजों में सुधार करना है तो लड़ाई आज से ही करनी पड़ेगी। अगर हर साल आप सोचिए अगर 2023 में ही शिक्षक और बच्चे सब आके लड़ लिए होते तो आज ये गलत क्वेश्चन की आवाज उठती नहीं। मैं आपको एक केस के बारे में बताना चाहता हूँ। बीपीएससी वर्सेस स्टूडेंट्स एक केस था जिसमें 100 में 45 सवाल गलत पूछे गए थे और हाई कोर्ट ने बोला दिया था उसको कि एग्जाम दोबारा होना चाहिए। फिर चीजें जब हाई कोर्ट बेंच पे गई तो उसने कहा एग्जाम दोबारा इस बेसिस पे नहीं हो सकता, लेकिन इस बात की अब गारंटी दी जाएगी कि कोई भी सवाल गलत नहीं पूछा जाए, क्योंकि ये तो तय हो चुका है कि गलत पूछना इनकी आदत है और इनका प्लान है पैसा वसूलना। आप देख लो ना, प्री में गलत नहीं थे सवाल, खूब थे। सोचो 36 शिफ्टों में कितने सवाल गलत थे और लाखों बच्चों ने पेपर दिया। कितना करोड़ों रुपए इन्होंने कमाया 100-100 रुपए लेके। इनको वो 100 रुपए वापस करने चाहिए अगर बच्चे ने सही रिप्रेजेंटेशन डाली है तो। मेंस में आप पैसा कमा रहे हो, एसएससी जेई में आपने 16 क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल कर दिए पैसा लेकर के। बच्चे ने वो पैसा मार्क्स टू ऑल के लिए तो नहीं लगाया होगा। तो ये सब जो इतनी बड़ी बड़ी कमियां हैं, क्योंकि या तो आपको अगर गलत क्वेश्चन से पैसे भी कमाने हैं तो मैं ये कह देता हूं, आपको अगर इतना ही पैसे की कमाने की पड़ी है और सरकार को भी आपको देना है तो आप क्लियर कह दो लास्ट के 10 सवाल गलत रहेंगे या उन्हें लास्ट में डालो। फॉर्म की फीस बढ़ा दो आप। हाँ, आप पैसा ले लो। और सरकार इतनी गरीब हो गई क्या कि सरकार के पास नौकरी लेने के लिए, एग्जाम कराने के लिए पैसा नहीं बचा? एक तरफ तो फ्री बीज बट रही है, एक तरफ फ्री बीज बट रही है, एक तरफ लोगों के 15,000 करोड़ के लोन भी माफ किए जा रहे हैं और एक तरफ आज युवाओं की ये हालत है। और फिर हम कहते हैं कि हम 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, जहाँ युवा अटका हुआ है रील में। अब ये कैसे अपना मन डाइवर्ट ना करे रील में? आपके सामने ही देख लो, अभी ड्रीम 11 की बात कर रहा है, क्या करे? ये तो मजबूर हो रहा है किसी और डायरेक्शन में अपने आप को धकेलने के लिए, क्योंकि इसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इन बदतमीजों का तो हर चीज टेंटेटिव है। कौन सी चीजें टाइम पे ले रहे हैं? आज यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है, उसमें क्लियर होता है इस तारीख को प्री लेंगे, इस तारीख को मेंस लेंगे, होता है। ये कभी नहीं बताते। इनका कभी तो हो जाएगा। इस बार आपने देखा प्री और मेंस में 4 महीने का गैप हो गया था। पिछले साल नहीं था, पिछले साल 2 महीने का था, उससे पिछले साल 2 महीने का था। यानी ये हर चीज में मनमानी कर रहे हैं। इनके लिए एग्जाम कराना, जॉब देना एक फॉर्मेलिटी है, उसको गलत सही किस तरीके से भरना है कोई मतलब नहीं। कितने लोगों की हकों की हत्या कर देंगे, कितने लोगों के सपने मार देंगे, कितने लोगों के माँ बाप को रुलाएंगे, कितने लोगों की भाई बहन की उम्मीदों को तोड़ेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट में जब इनको पता चल गया था कि गड़बड़ है तो ये रिवाइज पहले नहीं कर सकते थे? पहले भी कर सकते थे। कितने बच्चे तो आपको पता है रिवाइज होने के बाद भी सेंटर पे नहीं पहुंच पाए, उनको पता ही नहीं, इतना लेट चल पाया कि रिजल्ट रिवाइज हो गया। हर बच्चा तो यूट्यूब खोल के नहीं बैठा ना। मतलब जहां पूरा सिस्टम खुद सवालों के घेरे में खड़ा है और तुम कहते हो कि हम अच्छे सवाल पूछ के नौकरी दे रहे हैं। औकात ही नहीं है आपकी। तो जहां आप पे हर बच्चा सवाल उठा रहा है, जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है उसको भी लगता है कि सिस्टम ठीक नहीं है। मैं मान लेता कि जो बच्चे नहीं सेलेक्ट हुए इसलिए वो रोना रो रहे नहीं। आप देखो इनमें से भी कितने सारे बच्चे लगातार सिस्टम का शिकार हुए हैं। अभी भी ये हर देखिए 2 नौकरी लेके बैठा है, इसमें इसकी गलती है। इसको अभी आप पूछ लो तो ये 1 नौकरी इसको देने को तैयार हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसको? मेरे तो सिस्टम की गलती है ना। 3-4 जगह आया हुआ है, घर वाले कहते हैं अपने छोटे भाई को दे दे। मैं कैसे दे दूं? बताओ।
बहुत गलत है बिल्कुल। सर मेन चीज ये भी है ना, अब हाल ये हो गया कि अगर अगली साल बंदा 350 भी लाएगा तो भी श्योर नहीं है, क्योंकि Sure 10-10 नहीं है, क्वेश्चन का वही, हेरफेर ये- हो रहा है। तो 350 के बाद एक बंदा जो 342 लाया था उसको लग रहा था मैं दिल्ली एक्स्ट्रा ही ले जाऊंगा, उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला कुछ सर। नहीं मिला, तो ये अगली मेहनत बार की जीत 360 लगती ला है, के जीत जब रोएंगे अधूरी ना लगती है। तो लोगों की आंखें खुलेंगी कि ये हो क्या रहा है सिस्टम में। अभी तो जिनको मिल गई वो तो फ्री हो गए, लेकिन एटलीस्ट जो अभी बैठ रहे हैं ना कि हम तो लाइब्रेरी में 360 ला रहे हैं, भाई मैं गारंटी लेता हूँ 360 के बाद भी ना रो ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ मेरी लाइफ ही चलेगी इसी में सर, मैं एसएससी हर में। बच्चे से भी ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी दर्द का एक छोटा वीडियो हमें बना करके भेजिए। हम हर एक बच्चे का वीडियो रोज डालेंगे और आपके दर्द की आवाज, आपके संघर्ष की आवाज, इस सच्चाई की आवाज, इस लड़ाई की जो आपकी गलत के खिलाफ है, वो सरकार तक पहुंचनी चाहिए, एसएससी तक पहुंचनी चाहिए। नीचे आपके सामने एक नंबर फ्लैश करेगा, आप इस पे अपनी वीडियो बना के भेजिए, लोगों को पता चले कि आपके अंदर कितना दर्द है। आप भी गलत नहीं है, बस आप इस गलत सिस्टम का शिकार हुए हैं। क्योंकि हम बस ये चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हो ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को ये सब ना झेलना पड़े। और खामोशी जिन लोगों ने भी ले रखी है, चाहे वो टीचर्स हैं, तो समझ लो कि खामोशी सबसे बड़ा समर्थन होती है गलत के लिए। अगर तुम आज आवाज नहीं उठा रहे हो, इसका मतलब तुम भी इस गलत का समर्थन कर रहे हो, तुम भी कहीं ना कहीं इस गलत में शामिल हो। सबको आवाज उठानी चाहिए, और खाली यूट्यूब पे वीडियो उठाने से या बोल देने से आवाज उठाना नहीं हो जाएगा। हर तरीके से आज जो टीचर्स 100-100, 500-500 करोड़ रुपए कमा के बैठे हैं, जो आज जहां भी हैं वो बच्चों की बदौलत है, उन सबको आगे आना चाहिए। कि अगर कोई एक आदमी लड़ाई कर रहा है तो सबको फाइनेंशियली, मोरली, हर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। मान लेते हैं कि आपको डर है, उसके बावजूद आप फाइनेंशियल तो सपोर्ट कर सकते हैं, आप बैकडोर से तो सपोर्ट कर सकते हैं, आप मेरे जैसे बंदे के मनोबल को तो बढ़ा सकते हैं। मेरे लिए भी ये लड़ाई लड़ना इतना आसान नहीं है, मुझे भी सपोर्ट की जरूरत होती है। एक सवाल था कि ड्रीम गर्ल कौन है, मैंने कहा ये भी सबकी अपनी अपनी है, मैं हेमा मालिनी क्यों लगाऊं। मैंने दोनों सवाल छोड़े थे। शाम को एसएससी का नोटिफिकेशन आता है कि ऐसे जो 2 सवाल पूछे गए थे, ये सवाल ठीक नहीं है और इनको हटा दिया गया है। 98 सवालों पे मार्किंग हो। सोचिए, तो उस दौर में ऐसा होता था। और अब तो ये कुछ भी पूछ रहे हैं, बादशाह रैपर पे सवाल पूछ रहे हैं, इतने उलूल जुलूल सवाल पूछ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। कल को ये किसी न्यूज की डिबेट से उठा के सवाल पूछ लेंगे। कल को ये पूछेंगे बीजेपी का सबसे अच्छा प्रवक्ता कौन है। कल को ये पूछेंगे बीजेपी का ऐसा कौन सा प्रवक्ता है जिसने लाइव डिबेट में गालियां दी। कल को ये पूछेंगे कि रिंकिया के पापा से किसको चिढ़ाया जाता है। ये सब सवाल पूछोगे आप, क्या भरोसा किया जाए आपका। क्योंकि जहां नॉर्मलाइजेशन टैलेंट को कुचल रहा है, तो ये नॉर्मलाइजेशन करेक्शन नहीं, करप्शन है। मानते हैं पंडित जी कि नहीं। और जो बाहर रह गया वो फेल नहीं है, समझ रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि आप अंदर हो गए, तो आप ये समझ लीजिए कि अगला शिकार सिस्टम का कोई आपका भाई बहन ही होगा। क्योंकि यार रिजल्ट आने के बाद नहीं, रिजल्ट बनने से पहले ही लड़ाई शुरू हो गई थी। पहले से ही लोगों को डाउट था, आपने गलत सवाल पूछे, अब आप इनका उत्तर सही करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप अब भी चुप रह गए तो यही सेम चीज आपके साथ होगी कि आप इस मंच पे बैठे होंगे। तो आपको समझना पड़ेगा इन लोगों के दर्द को, और हम सब इस चीज के खिलाफ लड़ाई करेंगे और ये जंग हम जीतेंगे। मैं ये जितने भी टेलीग्राम चला के हीरो बन रहे हैं 2 पैसे कमा के, उनको भी कहना चाहता हूं कि तुम लोगों को भी फेयरनेस तरीके से इस लड़ाई में साथ देना चाहिए। टीचर से भी ये कहना चाहता हूं, 1 साल कुछ नहीं कमाओगे तो गरीब नहीं हो जाओगे। इतना तुमने कमा लिया, एक तरफ तुम कहते हो कि हमारी दाल रोटी जिंदगी भर चलती रहेगी, और एक तरफ तुम्हें यह है कि एक सेशन भी खराब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास फर्जी रील बनाने के लिए समय है, उलूल जुलूल रील बनाते हो तुम कि ताकि बच्चों की रीच हो, लोग जाने कि तुम भी शिक्षक हो। और जब बच्चों के हक की लड़ाई की बात आती है, जिन बच्चों को तुमने, इन बच्चों को नहीं पढ़ाया, ऐसे कितने बच्चों को तुमने पढ़ाया होगा जो नहीं सेलेक्ट हुए, इनके प्रति तुम्हारी कोई सिंपैथी नहीं है, तब तुमसे बड़ा लालची कोई नहीं है। अभी भी तुम उन बच्चों के पीछे भाग रहे हो जिनका सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि तुम्हें ये दिखाना है मेरे इतने ज्यादा सिलेक्शन हुए। उसके लिए तुम तमाम पैसा भी खर्च करने को तैयार हो। हम पहले की भी बता रहे हैं और आज की भी बता रहे हैं। पहले भी ये होता था कि टॉपर हमें 10 बार मैसेज करके बोलता था कि सर आपसे मिलना है, तब हम डिसाइड करते थे कि ठीक है चलिए कुछ टॉपर से मिला जा रहा है। आज तो कोई टॉपर से तो 10 टीचर उसको बुला के करे कि बताइए किस होटल में रुकना है, कितना पैसा आपको देना है। ये मजबूर किया किसने गलत करने को? शिक्षक तो उदाहरण हुआ करता था, बच्चों के लिए प्रेरणा हुआ करता था। आज वही इस तरीके की हरकतें कर रहा है, तो बच्चों को क्या सीख देगा?
हम तो नहीं मानते ऐसे लोग गुरु हैं। ये सब बिजनेस कर रहे हैं, सब बिजनेसमैन है। अगर ये सब आज भी साथ नहीं देंगे तो इन सबकी भी पोलें खोली जाएंगी और एसएससी के साथ इनके खिलाफ भी एक जंग छेड़ी जाएगी। और मैं यही कहूंगा बस कि जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए, देखिए हार मत मानिए, जिंदगी में बहुत जंग लड़नी होती है। कभी जीतोगे कभी हारोगे, दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि अगर दिल छोटा हो गया तो हर जंग हारोगे। क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो, जब तक तुम्हारा हौसला जिंदा है, जब तक इस सिस्टम से लड़ाई जिंदा है, तब तक जीत निश्चित है, एक दिन जरूर होगी। क्योंकि एक पेपर ये मीजर नहीं कर सकता, एक पेपर ये मीजर नहीं कर सकता कि तुम टैलेंटेड नहीं हो। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत अगर सिलेक्शन नहीं दिला पाई है, इसका मतलब वो शून्य नहीं है। वो कब कहां काम आएगी किसी को नहीं पता। तो हिम्मत नहीं हारनी है पंडित जी, यही कहूंगा मैं आपको भी और आपको भी। आप जैसे लोगों से मुझे बहुत लगाव है और हम जीतेंगे ये लड़ाई। और सर मेन चीज ये, सर मेन चीज ये भी है, जैसे मुझ जैसे और भी मतलब बहुत सारे हैं जिनका लास्ट चांस था, तो सर उनके लिए क्या मतलब कुछ हो पाएगा क्या सर? हजारों कोशिश तो हमारी यही है कि कम से कम कुछ नहीं है तो एसएससी बॉर्डर लाइन वाले बच्चों के लिए 1 जनवरी से एज काउंट करे, सबके लिए कर ले एक एक मौका। जहां तुमने इतनी गलतियां की हैं तो क्यों तुम बच्चों के लिए एक मौका नहीं दे सकते? बिल्कुल देना चाहिए। क्योंकि हमारा डर बस यही है कि अगले साल भी ये सब दोहराया जाएगा, तब स्टूडेंट क्या करेगा? फिर उम्मीद करते हो कि तब लड़ाई लड़ी जाएगी। आज तो आधी लड़ाई हो चुकी है, इसको कंटिन्यू करना। आज मैं सब टीचरों से भी ये कहना चाहता हूं कि नया केस करेंगे, नया केस करेंगे। फिर आप कर ही लीजिए और बताइए कि आपने अब तक क्या करिए। 8 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए। जो चीजें पहले से चल रही हैं, एक लड़ाई पहले से लड़ी जा चुकी है, उसमें बीच में अगर साथ दे दिया जाए तो क्या दिक्कत है? क्योंकि जब तक हम सब लोग कलेक्टिव आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक लोगों के ऐसे ही भविष्य और सपने टूटते रहेंगे। मतलब तब कोई ये बोलता है ना कि आपका सिलेक्शन तो लक के बेसिस पे हुआ है, तो ये चीजें भी हट करती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी पूरी तरीके से खुश नहीं है, और मेरे तो घर में ही सिस्टर का नहीं हुआ है, तो मुझे काफी दुख है। बिल्कुल, बट क्या कर सकते हैं? वो ये कि उसमें ना आपकी कोई गलती नहीं है। आप सबने मेहनत की, फल मिला आपका। आप ऐसा नहीं चाहते थे कि आपके बराबर वाले मार्क्स वाले का ना हो। आपको क्या ही था? आपको तो अपनी एक नौकरी की चिंता थी। आप मोहम्मद साहब कुछ कहना चाहते हैं? कुछ आपने लिखा है कभी? नहीं, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है सर, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है सर, उनकी लड़ाई हमसे नहीं, उनका सिलेक्शन हुआ है उनकी सिस्टम से है। सिस्टम से है। और जो गलत तरीके से लोग बिल्कुल बिल्कुल बड़ी कमाल की बात कही है आपने। सबकी एक स्टोरी है अपनी स्ट्रगल की, और इन लोग का मतलब कि सिस्टम से लड़े, जैसे से लड़े। हम लोग अगर गलत हुआ तो साथ देने के लिए तैयार है, वो गलती नहीं की है, सही बात है। तो फिर हम लोग एकदम साथ देने के लिए तैयार है। कुछ भी गलत हुआ है रिफॉर्म के लिए। और कभी ये मत सोचिए कि आपके साथ कभी गलत होगा। कई लोग ना अफवाह ऐसे फैला देते हैं, तुम्हारा रिजल्ट रुक जाएगा, तुम्हारा ये, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। ये मत सोचिए। आपको तो एक नौकरी चाहिए, इसमें 12,000 नौकरी ऐसी हैं जिन्हें कोई नहीं ले रहा। उन 12,000 में से तो इनको अगर हिस्सा मिल रहा है तो आपको क्या तकलीफ है मेरे भाई? हर्ष भाई आप बोलिए कुछ, बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा तो यही है कि मतलब किसी एक रौला एग्जाम अपना है मेरा तो। एक एग्जाम पे स्टिक मत रहो। मतलब पहले मेरा भी था, एनडीए था, 10-12 बार एसएसबी में आउट हुआ। मतलब रिटर्न तो मतलब ऐसा है कि एक 2024-23 का सीजीएल मान लो, उससे अलग जो पढ़ा है वो आज तक क्लियर ही हुआ है, छूटा तो कोई सा नहीं है। तो यही है कि मुझे मतलब कब से जानते हो तुम? सर मैं जानता हूँ 2022 के एंड में जब सीजीएल आया था ना, मतलब मैं एसएसबी में से ही बाहर होकर आ रहा था, तो एक लड़का मिला था, तो तब बैठ के सोचा ट्रेन में कि भाई 36,000 वैकेंसी आ रही है, तो चलो एक नौकरी तो ले लेते हैं, आगे बाद में ट्राई करते रहेंगे। तो तब अनअकैडमी से पढ़ा था मैं, तो आपसे उस टाइम पे चल रहा था। अच्छा। लास्ट टाइम से था, तो आपसे तो मैं तभी पढ़ा था। मतलब फिर जरूरत नहीं पड़ी, फिर तो रिवीजन और उससे ही काम हो गया था। मजाक करता था मैं उस टाइम पे बड़ी। अभी 2 साल में तो जिंदगी बहुत बदल गई है। उस टाइम तो बहुत हंसी मजाक, बच्चों के कमेंट पढ़ना, जवाब देना। आप भी पढ़ते थे इसी में? हमेशा सबकी बातों के जवाब देना, कमेंट बना बना के पढ़ना। खाते, ये बड़ा बदनाम हूं मैं ना इसके लिए। मैं एकमात्र ऐसा टीचर हूँ, पता नहीं क्या मेरे अंदर भी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि मुझे क्लास के बीच में ही खाना है। पता नहीं क्या बीमारी है। मेरे घर वालों की दिक्कत है कि वो देंगे उसी टाइम पे, नहीं तो खाने को ही नहीं मिलेगा। आप कुछ कहना चाहते हैं बच्चों के लिए? सर वही है, जो सेलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं हुए वो उन्होंने, ऐसा नहीं है कि वो कम इंटेलिजेंट है या उन्होंने कम मेहनत की है। बात ये है कि 18-20 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें 18,000 ही सेलेक्ट हो रहे हैं, तो मेहनत करने वाले लोग बहुत है, पर वैकेंसी इतनी है तो वो लिमिटेशन हमेशा रहेगी। तो दिल छोटा ना करे, मेहनत करते रहे, और आपका भी वक्त जरूर बदलेगा। सबका वक्त आता है। और जैसा कि सर से एक बात सीखने को मुझे मिली कि सर हर टाइम आपको खुश नज़र आएंगे, तो अपनी लाइफ जिए, खुश रहे,
और आप इस तरह खुश रहेंगे तो जिंदगी में बहुत कुछ अचीव हाँ, कर ही सब कुछ लेंगे। जीता जा सकता है खुश रह करके, और इस सिस्टम के लिए, और जो हमें छोड़कर भी चलेगी, हमारा खुश रहना उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। पीछे तमाम चीजें चलती हैं पर्दे के पीछे, लेकिन किरदार तो पर्दे के आगे निभाया जाता है, और उसके निभाने में गलती कभी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे जरूरी यही है खुश रहना। हम कर क्यों रहे हैं कि हम खुश होंगे। खुश होंगे, अगर हम आपको खुश हैं हर तो पल हम जीना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते यार अब मेरा क्या होगा, अब कब एग्जाम होगा, कब प्री होगा। हर एक इंसान को सफल होने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपका वो प्रोसेस कुछ खराब हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बट गुजर हर आदमी रहा है। सरल पूछने लगा है कमीशन, तो जो हमारा जो बिल्कुल सिली मिस्टेक्स करने का जो एक हो गया है सभी स्टूडेंट्स का, मैं भी उसी में था। अब उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रखिए, वो ना हो किसी भी तरीके से, क्योंकि 180 बाई 180 करने वाले भी बच्चे सिलेक्शन लेने में पीछे रह जा रहे हैं। तो ये इतनी सिस्टम ज़्यादा का फेलर है। सिस्टम फेलियर हो रहा है, तो उसमें हम अपनी नाकामी, क्योंकि ये जो उम्र है ये जो चली गई है लौट के नहीं आएगी। फिर वापस नहीं आएगी। सिस्टम ने जो एज क्राइटेरिया बना रखा है वो निकल जाएगा भाई की तरह, तो फिर आप रिग्रेट कर पाओगे, किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे आप अपना क्या रह गया है। तो आप इतनी सी भी कसर ना छोड़े। और जो ये भाई है या भाई सबने बताई है, अपना डिसिप्लिन और ऑलवेज ऑनेस्ट रहें अपने आप से, किसी को दिखाने के लिए या एक अपना स्टैंडर्ड बनाने के सच्चाई है, लिए ना आपको पड़े। अपने बारे में पता होना चाहिए कि अगर- आप वक्त वक्त पे अपना सही आकलन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आप कहाँ गलती कर रहे हैं। जैसे सर आप ही को कहते थे कि जब आप रात को सोने जाओ तो उस टाइम आप सोचे कि आज आपने जो दिन में किया है वो आपके एम के लिए कितना आपको अपनी एम की तरफ लेके जा रहा है। अगर नहीं लेके जा रहा है तो आपने क्यों किया वो। सही बात। रात के टाइम सोने से पहले एक बार ये जरूर सोचे, सुबह उठने से पहले मेडिटेट करते हुए ये जरूर सोचे कि आज मुझे क्या करना है। पूरा दिन का अपना एक रूटीन अपने माइंड में जरूर बनाए, चाहे वो आप इतना सा पढ़ने से लेके इतना पढ़ने तक कितना भी बना लो, लेकिन सुबह उठते ही एक इतना सा है कि 10 मिनट तक आप सोचे। और अब जब प्रीवियस डे गया है जो उसमें मामूली सी भी गलती हुई है, उससे आप सीखो कि वो गलती आज मैं ना करूं। अब जो स्टॉपर्स है उनकी कामयाबी से नहीं सीखना है, उनकी गलतियों से सीखना है कि उन्होंने 2 साल में जो किया है हमें वो 1.5 साल में करना है। सही बात है। हम लोग जो AIR 1 का इंटरव्यू देख लिया या 10 का देख लिया, फर्क नहीं पड़ना किसी से भी। कोई मतलब उस बात से नहीं है, AIR 1 और 10 में 10 कोई हो। अंतर नहीं है, वो भी वही बातें बता रहे हैं। बट टीचर्स का क्या हो गया है कि उनका खुद सिलेक्शन नहीं हो तो उनको पता नहीं कैसे होगा, तो वो सोचते हैं हम तो बता नहीं पाएंगे, तो 2-4 लड़के ले आते हैं वो बता देंगे। अरे हम तो खुद पता है कि कैसे सिलेक्शन होता है, बच्चों को बताते ही रहते हैं क्लास के बीच में। इसके लिए इतने सारे इंटरव्यू क्रिएट करना वो भी बच्चों का टाइम वेस्ट करने जैसा ही है, और उसको अपने हिसाब से बुलवाना कि भाई ये बोल दो, बिल्कुल सर। तुमने ये किताब पढ़ी थी, नहीं लो मेरी ये किताब पकड़ के मेरे साथ फोटो खिंचा लो। जी जी सर। आज ही भी नौटंकी हो रही है इनकी, भैंस को भोपाल ले जाऊं यार। किसी का भी कोई ये किताब नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो तुम्हारा क्यों नहीं हुआ था, तुमने तो लिख दी है, मतलब तुमने लिख दी तो तुम्हारा नहीं हुआ था, और ये पढ़ेगा नहीं तो इसका होगा नहीं। कितनी कमाल की बात है। और आज सिलेक्शन के लिए अकेला मैथ्स एक फैक्टर नहीं है, इंग्लिश एक फैक्टर नहीं है, GS एक फैक्टर नहीं है, आज सारे सब्जेक्ट्स जिम्मेदार है सिलेक्शन के लिए। जिसकी जो प्लस लक किस्मत। जिसकी जो भी स्ट्रेंथ है आप उसको जानो, और किसी का शेड्यूल आप फॉलो नहीं करो। आप अपना स्ट्रेंथ जान के अपनी मेहनत आपको आकलन करना होगा, कैसे कैसे चीजों को टैकल करना है। बिल्कुल। हर किसी से आप पॉजिटिव चीजें लो और उन्हीं को अप्लाई करो, और सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन जो नए बच्चे आते हैं, एक्चुअली आप अनुभवी हो जाते हैं तो आप समझने लगते हैं। आजकल ऐसा फोमो क्रिएट किया जाएगा थंबनेल पे, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने वीडियो नहीं देखी तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा ये, इतिहास का सबसे बड़ा ये, और एक चीज इन्होंने जिंदगी में अपने इतिहास में सबसे बड़ी नहीं की। इतिहास में बड़ी चीजें ये होती हैं, रिजल्ट का रिवाइज हो जाना, ये इतिहास में बड़ी चीज है। आज SSC में रिफॉर्म्स हो जाए, ये इतिहास में बड़ी चीज है। अबे ये सब करो अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो, या इसी चिंदीगिरी की लड़ाई में रहोगे, मैंने इसका टॉपर छीन लिया, मैंने उसका टॉपर छीन लिया, यही सभी करते रहोगे यार। सर लानत है तुम्हारी जिंदगी पे यार, सर एक तुम्हारे पैदा होने पे हमें लानत है। सर एक चीज है, मतलब पैसे का तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अपने ऊपर 1000 रुपए खर्च करके वो खुशी नहीं मिलती जो दूसरे के ऊपर 50 करके मिलती दूसरे है। के लिए जो करके मिलता है। Exactly. But ये अपने घर जानवर है ना, पे कम अपने अगर घर इंसानियत पे तो मर गई इनके अंदर। घर पे दोस्तों पैसा भाई बहनों इन इंसानियत सब मार के लिए देता है। करो, उससे ज्यादा खुशी मिलती है। खुद का तो क्या है, अपनी चोट में सो जाओगे, एक सुबह टाइम उठ पे जाओगे। समझ में आती है, बट कुछ लोग अंधे हो जैसे चुके सर हैं। आप बोलते थे, आपने संदीप सर का जो शो किया था उसमें एक बात बोली थी बहुत अच्छी, जो मुझे अभी तक याद है, कि ऐसा काम करो कि आपको बताने की जरूरत ना पड़े किसी को कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा वो हूँ। खुद ही जान जाएंगे। आप अपने ऊपर इतना इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो कि आपको दूसरों को बताने की जरूरत ना पड़े। वही और पता है आज हालत ये हो गई है कि
कंबल बांटेंगे तो उसकी 40 रील बन रही है। चलो ठीक है, आप कंबल बांटने के लिए मोटिवेट कर रहे हो, ये एक पोस्ट के द्वारा भी बताई जा सकती है। और किन को कर रहे हो? मैं तुम लोगों को बोलूं कि तुम कंबल बांटो जिन्हें खुद कंबल की जरूरत है। मेरे स्टूडेंट ही ना मुझे जानते हैं, वो इस लायक ही नहीं है कि मैं उनको बांट के दिखा रहा हूं कि भाई स्टूडेंट भी सीखें कि इनको कंबल बांटना है। सर मैं तो बस यही, अगर ये मूवमेंट लास्ट है तो मैं लास्ट में ही अपनी मोटिवेशनल जो लाइन लिखता हूँ वो आगे वाले लोगों के लिए जो सीजीएल देंगे। ये तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा और भगवान की दया से रिफॉर्म होंगे भी, नो डाउट, भरोसा रखें और सारे लोग साथ भी दें, होगा। वो भी बात है ना कि जिनके सपने बड़े होते हैं उनके साथ मेरे ठाकुर जी भी खड़े होते हैं। सही बात। तो मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है, लेकिन मैं मतलब उन लोगों के लिए मतलब खासकर लाइनें बोलना चाहूंगा जिनको लिखकर मैं खुद अब तक अपनी जर्नी को लेता आया। अब तक मुझे नहीं बताती कि मैं एक बार फेल हो जाऊंगा, मुझे बताती तो मैं मोटिवेटेड रहने के लिए लाइन्स लिखता था। तो मैंने एक बहुत अच्छी एक कविता के रूप में लिखी है कि पहचान लिया खुद की ताकत को, कि पहचान लिया खुद की ताकत को, हवा का रुख भी मोड़ना है और सीजीएल तैयार हो जा, तेरा घमंड भी तोड़ना है। बहुत बहुत बढ़िया। तो सर मैं फिर इसमें और आगे भी लाइन लिख रहा था कि मुर्दों में भी जान फूंक दे, ऐसा मोटिवेशनल काम करो और प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा, माँ बाप का ऊंचा नाम करो। कि मुर्दों में भी जान फूंक दे, ऐसा मोटिवेशनल काम करो और प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा, माँ बाप का ऊंचा नाम करो। मौज मस्ती कर ली बहुत, मौज मस्ती कर ली बहुत, इस मोह माया को भी छोड़ना है और सीजीएल तैयार हो जा, तेरा घमंड भी तोड़ना है। बहुत। तो ये उन लोगों के लिए जो जेन्युइनली मतलब पढ़ रहे हैं और वो मतलब सिलेक्शन लेंगे, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, मतलब मेहनत करते रखें और ये इस मोह माया भी में मतलब मोह माया में मतलब ना रहें और अपनी मेहनत में मतलब देख रहा हूँ कि लोग लाइब्रेरी में ग्रुप में बैठे हैं, रीलें चल रही हैं, मोह के नंबर नहीं बता रहे हैं, समझ रहे हो, और मैं देख रहा हूँ वो टीए लेके बैठ रहे हैं, तो सर दिल दुखता है। जब कोई मुझे पूछता है एसएससी के बारे में तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि खूबसूरत है मगर बेवफा हो सकती है। ये है ये सोनम निकली है। सोनम। सर मैं तो पहले यही कहना चाहूंगा कि जिसका भी सिलेक्शन हुआ वो भी डिजर्विंग ही है और उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करी, एफर्ट्स करे। जैसे भाई का आज मतलब बताया तो देख के मतलब सुन के बड़ा वो लगा। तो मतलब यही कि सर एफर्ट तो सबके हैं, चाहे वो बाहर है या अंदर है, दोनों। क्योंकि सर मुझे लगता है सर आप भी अगर सिस्टम ठीक तरीके से काम कर जाता और बाहर हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ बैठे होते। आप मान लेते सिर्फ मुझे सर ये लगता है सिर्फ 10 क्वेश्चन का ही तो सर 30 नंबर में पूरा एक टॉपर बन रहा है और 30 नंबर में सर एक पीए ऐसे लेके आ रहा है। सिर्फ 10 क्वेश्चन का ही तो वेरिएंस है। तो सर कोई यहाँ पे टॉप और नीचे ऊपर की कोई बात ही नहीं है सर। बात सिर्फ रिफॉर्म से होनी चाहिए कि रिफॉर्म से कोई मतलब बाहर हो रहा है। बस किसी तरीके से, और पूरी भी करनी नहीं है, इसमें से भी 10% 15% भरनी है, फिर कैरी फॉरवर्ड करके दिखाना अगले साल इतनी वैकेंसी। और सर ऑफ द ट्रैक में एक बात कहूंगा, लोगों को लगता है कि पढ़ने से सिलेक्शन होता है। मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ मतलब थोड़ा सा खेले और फिजिकल वर्कआउट करे तो उससे जो स्ट्रेस रिलीफ होता है ना, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। बहुत एनर्जी मैं मिलती है। मेंस के टाइम में 3-3 घंटे बैडमिंटन खेल के आया हूँ। मैं पूरी जनवरी बैडमिंटन खेला, दिसंबर बैडमिंटन खेला। तो मतलब जब भी स्ट्रेस होता है ना तो मैं तो रनिंग, तुम्हारे चेहरे पे अलग ही मुस्कान है भाई। रनिंग करने चला जाता हूँ, मेरा स्ट्रेस पूरा गायब हो जाता है। रनिंग साइकिलिंग करो। और आजकल बच्चे इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे। वर्कआउट जरूरी है ना, जितना वो तुम्हें एफिशिएंसी दे देगा ना उतना वो 12 घंटे पढ़ना नहीं देने का, जितना वो 2 घंटा उन 10 घंटे में निकलवा और फिर देगा। आपका माइंड इतना फास्ट हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा हो जाता है कि आप कम वक्त में ज्यादा चीजें कर लेते हो। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर और किसी ऐसे ही खूबसूरत सेशन में होगी। धन्यवाद, थैंक यू।